है, सबसे पहले उसके सर को पकड़ करके दीवार में मारता है जोर से। उसी समय उसका चश्मा टूटा होगा और उसकी आंखों में जो शीशे पाए गए हैं उसके चरण टूटता है। लड़की का लिप्स पे धब्बे पड़ते हैं, चोट पड़ता है, मतलब पूरे बॉडी को वो मार पीट कर घायल कर देता है। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि लड़की जब मर जाती है उसके बाद भी ये लड़की के साथ रेप किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ गुंडे ट्रक में भरकर आते हैं और लोगों पे, लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ब्लड के धब्बे लगे हुए थे। जो पॉर्न देखता था वो ऐसी महिलाओं का, ऐसे पुरुषों का पॉर्न देखता था जिसमें वाहियात तरीके से किसी के साथ शारीरिक। कलकत्ता में किस प्रकार बलात्कार हुआ, हत्यारे ने किस प्रकार हत्या की, इसकी पूरी रिपोर्ट आज मैं देने वाला हूं और पूरी रिपोर्ट मैं लिख कर रखा हूं। इसकी शुरुआत मैं करूंगा कलकत्ता हाई कोर्ट से। कलकत्ता हाई कोर्ट में जिस लड़की की हत्या हुई या बलात्कार हुई उसके माता पिता पहुंचते हैं और अपना बात रखते हैं। बात जब वो रखते हैं तो जज को बताते हैं कि आधी रात में मैंने अपनी बेटी से फोन पे बात किया और बेटी ने मुझे यह कहा कि मैं अब जा रही हूं वार्ड में मरीजों को देखने, और मरीजों को देखने के बाद अगर फुर्सत मिला तो मैं फिर फोन करूंगा, वरना आप लोग सो जाना। यह बोलकर बेटी चली गई और हम भी ये सोचकर सो गए कि बेटी अब काम कर रही है। मुझे सुबह फोन आता है और फोन में कोई व्यक्ति यह कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। बार बार हमारे जिद करने के बाद हॉस्पिटल से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आओ और आकर के देखो। जल्दी से ये भागते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आनन फानन में बेटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको 3 घंटा वेट कराया जाता है। कभी कोई पानी ला कर दे, कभी कुछ दे, और लोग आए आसपास और अपने कानों में फुसफुसाहट करें और ये परेशान। माता पिता दंपत्ति वहां पे बहुत परेशान होते हैं। लगभग 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है और सडनली कोई एक व्यक्ति आता है और कान में इनका बोलता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। तो अब इनको लगता है कि सेटलमेंट किस चीज का, यहाँ पे हुआ क्या है मुझे जानकारी नहीं है, मेरी बेटी से अभी तक मिलने नहीं दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है कि सेटलमेंट कर लो, तो अभी सेटलमेंट क्यों कर ले। इसके बाद उनका सब्र टूटता है। अंततः उनको मिलने का मौका मिलता है। जब अपने बेटी से मिलने जाते हैं तो बेटी अर्धनग्न अवस्था में होती है और जज साहब जब ये बात को सुनते हैं कि सेटलमेंट कर लो, जज साहब को गुस्सा आता है और जज साहब तत्काल निर्देश देते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, न कि पुलिस करे। हो सकता है कि मामले में जब सेटलमेंट तक की बातें आ रही है तो हो सकता है कि मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ हो, इसलिए मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए और 5 दिन के अंदर मामला सीबीआई को देने की बात की जाती है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने भी इसमें एक्शन लिया था और बंगाल पुलिस को चेताया था कि अगर 7 दिन में आप लोग इस केस का उद्भेदन नहीं करते, कैसे मर्डर हुआ, कैसे हत्या हुई, अगर नहीं करते तो 7वें दिन मामला सीबीआई को चला जाएगा। हालांकि मामला सीबीआई को जाना था, हाईकोर्ट ने पहले ही मामला सीबीआई को दे दिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या इस केस में, यहाँ पे हत्या कैसे हुई और बलात्कार कैसे हुआ और जो व्यक्ति इसके पीछे है पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वो व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस हॉस्पिटल की जहां पे हत्या हुई। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में जब हत्या हुई वहां पे ये जो डॉक्टर हैं यहाँ पे काम करती थी, अपना पीजी सेकेंड ईयर में चेस्ट विभाग में वो काम कर रही थी, अपना ट्रेनिंग ले रही थी। लड़की रात में निकलती है, वार्ड का मुआयना करती है और मुआयना करने के बाद ये अपने डॉक्टर लोग के साथ, जो जूनियर डॉक्टर है उनके साथ रात में खाना खाती है और खाना खाने के बाद थक करके 2 बजे के आसपास वो सेमिनार हॉल में चली जाती है ताकि थोड़ा आराम कर सके। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आराम तो करेगा ही। आराम करने जाती है, वहां आराम का कोई डॉक्टर के लिए जगह नहीं बनाया गया था, सेमिनार हॉल में ही जाकर के आराम करते थे। ये सेमिनार हॉल चली जाती है। अब यहां से मैं आपको एक परिचय कराता हूं इस खूनी खेल का, जो षड्यंत्रकारी है और जिसने षड्यंत्र किया और जो इस प्रकार का कुकृत्य किया, संजय रॉय। संजय रॉय एक व्यक्ति है जो बंगाल पुलिस में वॉलंटियर का काम करता था, वेलफेयर से जुड़ा हुआ था, यानी बंगाल पुलिस को जहां हेल्प पड़ती थी तो हेल्प में वो काम करता था साथ में। इसके कारण उसका कद बढ़ा हुआ था, कहीं भी आना जाना करता था।
टी शर्ट पे उसका बंगाल पुलिस का टी शर्ट पहनता था, लोगो लगा हुआ था। उसका साथ में एक काम और था कि जो ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में वो कभी भी आ जा सकता था। रीजन क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में काफी भीड़ भाड़ होती है, मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, जिस कारण उन्हें बेड नहीं मिल पाता, अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। तो वहां पे दलालों को पकड़ने का एक सिलसिला जारी होता है, भारत के सारे हॉस्पिटल में हुआ करता है। उस हॉस्पिटल में ये दलाली का काम करता था, किसी को वहां पे भर्ती कराता था, बदले में उसे दलाली के पैसे लेता था। क्योंकि इसका जो पुलिस वेलफेयर में इसका जो पेमेंट था 12,000 रुपए था, काफी कम पेमेंट था, इसलिए दलाली करके अलग से कमाई करता था। ये उस दिन भी किसी मरीज से मिलने दिन में 11 बजे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद दोपहर में फिर रात में 11 बजे फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, उस मरीज से मिलता है, फिर वापस आ जाता है। रात 1 बजे किसी और मरीज से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, और मिलने के बाद वो रात 1:30 बजे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के परिसर में टहलने लगता है। और जैसा सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है, यही संजय रॉय रात 2 बजे के बाद जो महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में गई थी सोने के लिए, आराम करने के लिए, ये सेमिनार हॉल में जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हो जाता है। ये सेमिनार हॉल में जाता है और लगभग 4:27 पर इस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। लगभग इसने 40 से 45 मिनट सेमिनार हॉल में बिताया था। और सुबह जब कर्मचारी जाते हैं सफाई करने, तो देखते हैं कि एक ट्रेनी डॉक्टर का शव पड़ा हुआ है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। वो चिल्लाते हुए लोग भागते हैं। उसके बाद पूरी टीम आती है, और पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम, मैनेजमेंट टीम, और वहां पे देख करके स्तब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो हाई कोर्ट का मैंने वाक्य बताया, जो उनकी माँ ने बताया, उनके पिता ने बताया कि उनको फोन जाता है और उनको वहां बुलाया जाता है, तब यहाँ से कहानी फिर आगे चलती है। पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, शव को अपने कैद में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है, और उसके बाद जांच का सिलसिला चालू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लड़की का बलात्कार हुआ है, लड़की की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, लड़की के आंख में जो चश्मा है, उस चश्मा का जो शीशा हुआ है उसके आंख में धंसा हुआ, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ब्लड के धब्बे लगे हुए थे, सीमन मिला है वहां पे। तो काफी रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स बाद में आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू करती है। जांच प्रक्रिया में पुलिस को उस जगह पे एक ब्लूटूथ मिलता है। उस ब्लूटूथ के आधार पे पता करने पे पता चलता है कि वह ब्लूटूथ संजय रॉय का था। संजय रॉय जो शराब के नशे में था, हॉस्पिटल से निकलता है और पुलिस बैरिकेडिंग में जाकर के सो जाता है। वो सुबह जब उठता है तो उसे डर था कहीं पकड़ा ना जाए, वो अपने कपड़े को बदलता है। तब तक उससे पुलिस से फरमान आती है कि आकर पुलिस स्टेशन में भेंट करो। वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। वह व्यक्ति कितना भी चतुर होगा, एक काम करना भूल जाता है। वो क्या भूल जाता है? जो खून के धब्बे उसके जूते पे थे वो साफ करना भूल जाता है, और पुलिस को देखता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। और जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है, छानबीन में पुलिस को कई चौंकाने वाले चीजें मिली है। पहला चीज, उसके मोबाइल से पोर्नोग्राफी प्राप्त हुई है। वो किस प्रकार का पोर्न देखता था, तो आपको बता देना चाहता हूं, वो जो पोर्न देखता था वो ऐसी महिलाओं का, ऐसे पुरुषों का पोर्न देखता था जिसमें वाहियात तरीके से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, मतलब बदसलूकी के साथ जो काम किया जाता है, उस प्रकार के पोर्न का वो आदी था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 4 शादियां की थी। 3 पत्नी उसको छोड़ के चले जाते हैं, और एक पत्नी की डेथ हो जाती है। उसकी एक पत्नी की डेथ कैसे हुई है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आपको बता दूं अब भी अपने माता के साथ वो रहता था, और लोग बताते हैं कि वैसी टाइप का व्यक्ति था जो शराब पी करके अपनी पत्नियों को पीटता था, इसलिए पत्नी उसको छोड़ के चले गए। और पोर्न देख करके ही जो चीजें होती थी, ये चीजों के कारण उनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली गई थी। तो यह जो समाज का जो कीड़ा है, ये कीड़ा उसके मन में 2 चीजों से आया। पहला चीज शराब का आदी होना, और दूसरा चीज पोर्नोग्राफी को देखना। और रात में जब उसको अकेले महिला दिखती है उसमें, तो वो जाता है अंदर, और 31 वर्षीय जो डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर, उसके ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद जब महिला डॉक्टर उसका विरोध करती है, सबसे पहले उसके सर को पकड़ करके दीवार में मारता है जोर से। उसी समय उसका चश्मा टूटा होगा, और उसकी आंखों में जो शीशे पाए गए हैं उसके चश्मे के, उस समय गया होगा। ये हट्टा कट्टा था, बॉक्सिंग जानता था, बॉक्सर टाइप दिखता था।
लड़की के विरोध करने पे लड़की को खूब मारता है, जिसके कारण लड़की का गर्दन टूटता है, लड़की का लिप्स पे धब्बे पड़ते हैं, चोट पड़ता है, मतलब पूरे बॉडी को वो मार पीट कर घायल कर देता है। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि लड़की जब मर जाती है उसके बाद भी ये लड़की के साथ रेप किया है, और ये बहुत अपने आप में विचारणीय चीज है और बहुत दुर्भाग्य था उस लड़की का जो इस घेरे में पड़ी, ऐसे संकट में पड़ी। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई, किस प्रकार से एक लड़की के साथ हत्या किया गया, किस प्रकार लड़की का बलात्कार किया गया, किस प्रकार संजय राउत ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये पूरा का पूरा मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ये रिपोर्ट के आधार पर है, तहकीकात के आधार पर है। अब मामला सीबीआई के हाथों में गया है, सीबीआई भी जांच कर रही है, और सीबीआई का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें जानने की जरूरत है, संजय जैसे लोगों को समाज में पहचानने की जरूरत है, जो वैसीपना के साथ रहते हैं, इनकी जांच जरूरी है कि पब्लिक प्लेस पे ऐसे व्यक्ति कैसे कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट प्लेस में या पब्लिक प्लेस में कैसे दाखिल हो जाते हैं, ये सवाल उठता है। उस सवाल से पहले दो चार सवाल ममता बनर्जी की सरकार पे भी उठ रहे हैं। सवाल पहला यह है कि जब पूरे देश में आक्रोश हुआ, लोग रैलियां निकालना शुरू किए, मोमबत्ती जलाना शुरू किए, तो कोलकाता में इस हॉस्पिटल के खिलाफ जब लोग काम कर रहे थे, अपना उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ गुंडे ट्रक में भरकर आते हैं और लोगों पे हमला करते हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन से किसको समस्या है? ये गुंडे हैं किसके? ये गुंडों ने हमला क्यों किया? ममता बनर्जी का कहना है कि ये गुंडे अपोजिशन पार्टी के हैं, बीजेपी के पार्टी के हैं। जब आपकी सरकार है मैडम, तो बीजेपी के गुंडे कैसे आकर के कहीं मारपीट कर ले रहे हैं? आपकी पुलिस क्या सोई हुई है? चलो रात में पुलिस तो सोई हुई थी, रेप हो गया, मर्डर हो गया, अब जब प्रदर्शन हो रहा है तो आप क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे हो? लोग आके मार करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपोजिशन पे जो लांछन लगा रहे हो ना, अपने गिरबान में झांको। प्रोटेस्ट की रैली में शामिल होकर के दोषी के लिए फांसी मांगने से फांसी नहीं हो जाता, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपकी पुलिस सो रही थी, आप फेल हो, आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल है। एक महिला का बलात्कार हो रहा है, एक महिला की हत्या हो जा रही है, वो भी ऐसी महिला जो देवदूत है। आखिर कोई डॉक्टर है तो देवदूत है, भगवान का दूत है जो लोगों को जीवन दान देती है। ऐसी महिला को भीषण नरसंहार किया जा रहा है, नरसंहार ही तो बोलूंगा, जिसको मरने के बाद भी बलात्कार किया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसा आपके राज्य में हो रहा है, ये राज्य में क्या भारत में हो रहा? आपने निर्भया कांड सुना, तो इस सब का हल क्या है? हल क्या हो सकता है इन चीजों का? तो हल के रूप में भी मैं कुछ बातें करूंगा आज। हल है कि पहला, भारत में अगर आप शराब को अलाउ करते हो तो शराब इंसानों की मानसिकता को खराब करती है, जो उस मानसिकता के लोग होते हैं। और जितने भी बलात्कार या मर्डर होते हैं ज्यादातर शराब के नशे में होता है। दूसरा, पोर्नोग्राफी। तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि बिहार जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्य जिन्होंने शराब बंदी कर रखी है, छिटपुट घटना हालांकि मिल जाती है, आपको पूरे राज्य में शराब बंदी की आवश्यकता है। और साथ ही केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया साइट से, गूगल के साइट से भारत में पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित किया जाए। कैंडल निकालेंगे, आक्रोश दिखाएंगे, लेकिन 2 साल 4 साल बाद फिर से घटना कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो घटना का परमानेंट सॉल्यूशन पे हमें काम करना होगा और चीजों को देखना होगा कि आखिर क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार ने घटना के तुरंत बाद जो उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने नैतिकता लेते हुए खुद को जॉब से हटा लिया। लेकिन तुरंत क्या आवश्यकता थी कि ममता बनर्जी सरकार ने तुरंत उनको कलकत्ता हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया? ऐसी क्या जरूरत थी? हाई कोर्ट ने इस बात पे नाराजगी जाहिर की है और ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है कि उसे आप छुट्टी में भेजते हो या हम छुट्टी में भेजे। आखिर क्या मामला था कि लोग, माता पिता जिसकी संतान, डॉक्टर संतान मर गई है, जिसके साथ रेप केस हुआ है, आप उसको आकर बोलते हैं बिना बॉडी देखे सेटलमेंट कर लो। तो हॉस्पिटल चाहती थी कि हॉस्पिटल जो है उसका इमेज ना खराब हो और इमेज बना रहे, इसीलिए मामला को सलटा लो। अगर कोई मामला को सलटा ले इस प्रकार से तो फिर तो बात ही खत्म हो जाता है, हॉस्पिटल का रेपुटेशन बच जाएगा, ममता सरकार की रेपुटेशन बच जाएगा। लेकिन माता पिता की बेटी है वो, किसी की बेटी है वो, एक महिला है वो, एक नारी है वो, और नारी का सम्मान गया और नारी का जीवन गया।
ऐसे नारी का सम्मान छीनने वाले, ऐसे नारी का जीवन छीनने वाले व्यक्ति को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और जो इस पे सबूत को मिटाने का काम कर रहे थे, जो सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, इनको भी दोषियों के साथ खड़ा करके फांसी देने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, क्या मैनेजमेंट है उनका कि ट्रेनी डॉक्टर के लिए रूम नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर को सेमिनार में सोना पड़ रहा है, महिला डॉक्टर को जो रात रात भर मरीज को देख रही है। प्रिंसिपल तो घर में सोया होता है, काम तो ये हॉस्पिटल के डॉक्टर करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उठ रही है बातें। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। पुलिस ने अनुसंधान किया, पुलिस ने मौके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अभी सीबीआई जांच चल रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने की चीजें हैं। तो एक अपील और करता हूं, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटियों को रील्स बनाने में उलझाओ मत। बेटियां रील्स बनाएगी तो एक कांड आगे होते रहेगा। बेटियां झांसी की रानी बनाओ कि कोई गुंडा उन पे टूट पड़े तो जवाब वो दे सके, उसी समय गुंडे को मार करके गिरा सके। जरूरत है ऐसी नारी की, ना कि रील्स में नाचने के लिए जरूरत नहीं है नारी की। भारत में मैं बोल रहा हूं, शायद गलत लगे कितनों को, लगता है तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में लोगों को यह कहकर रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस लेना चाहिए कि घर पे मेरी बेटी है, हॉस्पिटल में मेरी बेटी है, स्कूल में मेरी बेटी है, और लाइसेंस लो। अगर कोई गुंडा आपकी बेटी के ऊपर नजर डालता है तो चला दो, चाहे जो हो देखा जाएगा। मैं खुल कर बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये घटना रुलाने वाली है, घटना परेशान करने वाली है। इस घटना ने मुझे बहुत आहत किया है और मैंने लेट से रिपोर्ट बनाया, उसके लिए क्षमा, क्योंकि मेरे पास फुल डिटेल नहीं आया था। फुल डिटेल आने के बाद ही अगर कोई चीज लोगों को बताया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। तो इंसाफ के लिए लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बेटियां।